मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एमडीसी का पेपर होगा, कौन सा पेपर होगा, जो एमडीसी का जो पेपर होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना है। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई आप सभी बच्चे, ताकि अपना जो 30,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो सब कंप्लीट हो जाए। आप भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दो। ये सब की ना तो कहीं पर आपके सामने जो सीरीज मिल रही है, ना पर नोट्स मिल रहे हैं, मैं आप सबको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। कहां पर? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस टेलीग्राम पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हो। कहां पर मिलेगी आपको एक बार बता देता हूं मैं। अगर आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर लिंक पर क्लिक करोगे, इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन दे रखा होगा, कौन सा फाइल वाला सेक्शन, इस पे क्लिक करना है और कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर क्लिक करना आपको। जैसे सर्च करोगे, सर्च कर लेना, जैसे यहाँ पर पहुंचोगे सर्च कर लेना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी भाई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर एमडीसी सर्च कर लेना आप। जैसे एमडीसी सर्च करोगे, एमडीसी बीएससी वाली नहीं, एमडीसी सिंपल थर्ड सेमेस्टर वाली पीडीएफ डाउनलोड करनी है। कौन सी? एमडीसी थर्ड सेमेस्टर के नाम से जो पीडीएफ ये रही, एमडीसी थर्ड सेमेस्टर वाली। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इसके पेज नंबर 26 पे आ जाना। कितने नंबर? पेज नंबर पर, पेज नंबर 26 पे आ जाना। डाउनलोड एमडीसी थर्ड सेमेस्टर वाली पीडीएफ करनी है आपको। 26 नंबर पेज पे आ जाना, वहां पर फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र व महत्व के बारे में विस्तृत से वर्णन कीजिए। किसके बारे में बताना है? लोक प्रशासन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षेत्र क्या होता है और उसका महत्व क्या होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लोक प्रशासन दो शब्दों से, लोक मतलब सार्वजनिक जनता और प्रशासन मतलब कार्यों का उत्कृष्ट प्रबंधन से मिलकर बना होना। मतलब लोक प्रशासन वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। लोक मतलब जनता, आप सबको पता है लोक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आम जनता के लिए प्रयोग किया जाता है। लोक मतलब सार्वजनिक रूप से जनता और प्रशासन मतलब अच्छे से कार्य करना, उत्कृष्ट कार्य करना, से इन दोनों से मिलकर बना होता है। वुड्रो विल्सन ने, जिन्हें लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, उनके अनुसार कानून का विस्तृत और व्यवस्थित रूप से लागू करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा? लोक प्रशासन का जो उनको पिता भी कहा जाता है, भाई वुड्रो विल्सन एक जो लोक प्रशासन के विचारक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कानून का विस्तृत और व्यवस्थित रूप से लागू होने को लोक प्रशासन कहा जाता है। मतलब कोई भी कानून व्यवस्था ना, वो जनता में अगर अच्छे से लागू हो जाएगी तो वही जनता का प्रशासन होगा, जनता पर शासन होगा। क्यों भाई? अब एक बात बताओ, अगर कोई एक राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छे से काम करती है, कानून व्यवस्था अगर जहां पर अच्छे से काम करेगी, वहां पर लोग क्या है आपके सामने, कोई भी, सभी लोग अच्छे से रहेंगे, व्यवस्थित तरीके से, समाज में कोई उत्पात नहीं मचाएगा, कोई क्राइम नहीं होगा और सभी लोगों के अंदर क्या होगा? कानून का डर होगा, तो समाज अच्छे से चलेगा। समझ में आ गया? समाज अच्छे से चलेगा तो सारा का सारा प्रबंधन है, सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से चलता है। समझ में आ गया? प्रकृति, लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में मुख्य दो दृष्टिकोण होते हैं। क्या? लोक प्रशासन की प्रकृति आपके सामने क्या होती है, उनको दो भागों में बांट सकते हैं अपन। लोक प्रशासन की जो प्रकृति होती है उसको, पहला पॉइंट है समग्र दृष्टिकोण, इंटीग्रल व्यू। इसके अनुसार चपरासी से लेकर शीर्ष प्रबंधक तक संगठन के सभी कर्मचारी, शारीरिक और मानसिक कार्य का योग ही लोक प्रशासन कहता है। यह क्या होता है? इंटीग्रल व्यू यही कहता है कि अगर कोई भी संस्था है, जैसे कि भैया अगर आप मान लो कि आप पुलिस विभाग में हो, तो वहां से छोटे से छोटा कर्मचारी जो भैया आपके सामने पियोन होता है, उससे लेकर वहां के बड़ा से बड़ा डीजीपी होता है, जो भी पुलिस महानिदेशक होता है, उस पद तक आपके सामने व्यक्ति है, चाहे वो श्रम शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से क्या करें, अच्छे से मिलकर पुलिस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, उनके लिए लोगों को परेशानी नहीं हो, इस सब चीजों का प्रयास करेंगे, तभी क्या होगा? लोक प्रशासन है वो लागू होगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला है प्रबंधीय दृष्टिकोण, मैनेजरियल व्यू।
लूथर गुलिक जैसे विचारक मानते हैं लोक प्रशासन में केवल उच्च स्तर के प्रबंधनीय कार्य जैसे योजना बनाना, नियंत्रण करना ही शामिल होता है। प्रबंधनीय व्यू क्या कहता है? लूथर गुलिक जैसे विचारक कहते हैं, क्या कहते हैं? लूथर गुलिक जैसे विचारक कहते हैं कि लोक प्रशासन में केवल उच्च स्तर के प्रबंधनीय कार्य क्या करें? लोक प्रशासन में केवल उच्च स्तर के जो प्रबंधनीय कार्य होते हैं, मतलब हाई लेवल के आपके सामने जो मैनेजमेंट के जो कार्य होते हैं ना, वो आपके सामने शामिल होते हैं। जैसे योजना बनाना, नियंत्रण करना ही शामिल होता है। क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी योजना बनाओ, है ना, चीजों को कंट्रोल करके रखो, यही सब चीजें शामिल होती हैं लिपिक या तकनीक कार्य। मतलब सीधी सीधी बात है, वो बड़ा अधिकारी की बात क्या कर, तो कि जो लोग बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो ना, वही बढ़िया काम करे, बाकी छोटा मोटा अधिकारी का कोई इतनी बड़ी बस की बात बनी रहे। समझ में आ गया? तो यही है, लूथर गुलिक जैसे विचारकों ने यही कहा कि योजना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, आईएएस आईपीएस जैसे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हीं के कार्य होते हैं, छोटे मोटे कार्यों को ये नहीं मानते थे। समझ में आ गया? समग्र दृष्टिकोण ये कहता है कि छोटे से लेकर बड़ा हर अधिकारी का क्या आपके सामने, हर व्यक्ति का आपके सामने जो पूरी व्यवस्था होता है उसका चलाने में हाथ होता है। प्रबंधीय दृष्टिकोण ये कहता है कि जो लोग प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उन्हीं का ही योगदान होता है लोक प्रशासन में, बाकी लोगों का नहीं होता है। तकनीकी कार्य करने वालों का कोई योगदान नहीं होता है। लोक क्षेत्र क्या है? लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, मतलब लोक प्रशासन को छोटा सा हिस्सा नहीं है, लोक प्रशासन की व्यवस्था बहुत बड़ी है। लूथर गुलिक ने इनके कार्य क्षेत्र को पोस्ट-डिकोर्ब के सूत्र द्वारा समझाया था। मतलब लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा इसका विस्तृत क्षेत्र देखने को मिलता है। और लूथर गुलिक ने इनके कार्य क्षेत्र को क्या है, एक तकनीक होती है पोस्ट कोर्ब, उस सूत्र के माध्यम से समझाया। तो पोस्ट कोर्ब जो सिद्धांत होता है, क्या होता है, उसके बारे में अपन भी विस्तार से देखेंगे। पहला पॉइंट होता है पी फॉर प्लानिंग करना, मतलब आप कोई भी काम करो तो उसकी योजना बनाओ। क्या करो? योजना बनाओ। कोई भी काम करो तो उसकी योजना बनाओ। जैसे भाई आपने अगर कोई भी अगर मुझे स्कूल खोलनी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे भाई? योजना बनाओगे, मुझे स्कूल खोलनी है, 10th तक खोलोगे, 8th तक खोलोगे, 12th तक खोलोगे, पूरी की पूरी क्या करोगे? उसकी योजना बनाओगे। फिर संगठन खड़ा करना, फिर भाई आप क्या करोगे? संगठन खड़ा करोगे। भाई क्या तो आप खुद अकेले मिलकर या फिर एक दो लोगों को जो पार्टनरशिप में लेकर करोगे, तो आप क्या करोगे भाई? संगठन बनाना शुरू करोगे। क्या करोगे? संगठन बनाना शुरू करोगे। फिर आपका क्या काम होगा? कर्मचारी। अब भाई आपकी स्कूल ऐसे तो नहीं है कि आपकी वजह से चलेगी, बढ़िया टीचर लेकर आओगे, बढ़िया स्टाफ लेकर आओगे, बढ़िया स्कूल, बढ़िया हर चीज अगर अच्छे से करोगे ना, तभी आपकी स्कूल अच्छे से चलती है। समझ में आ गया? तो आपके पास कर्मचारी भी बढ़िया होने चाहिए, कुशल कर्मचारी होने चाहिए, कर्मचारियों की संख्या आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। फिर आपको निर्देशन करना आना चाहिए। भाई आपने कर्मचारी भी बढ़िया लेकर आ गए, लेकिन कर्मचारी क्या करेंगे जब उनको काम करवाने वाला अच्छा नहीं मिलेगा? तो अच्छा निर्देशन करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, अच्छा क्या डायरेक्शन देने वाला भी होना चाहिए, उनसे काम करवाने वाला व्यक्ति भी अच्छा होना चाहिए। आपको मैनेजमेंट भी बढ़िया रखना पड़ेगा, है ना। एक दो व्यक्ति मैनेजमेंट में रखने पड़ते हैं ना, जो अच्छे से उस काम को करवा सके। भाई कौन सा टीचर कब पढ़ाएगा, अगर कोई सब्जेक्ट है तो किसको स्पेशल क्लासेस देनी है, एक्स्ट्रा क्लासेस किसकी लगानी है, बसों को चलाया जाता है तो पेट्रोल डीजल की व्यवस्था कौन करेगा, कर्मचारी अगर कोई छोड़कर चला गया तो उसको कौन भरेगा, स्कूल फीस किन की आ गई किन की नहीं, सब चीजों को मैनेज करने वाला व्यक्ति भी एक चाहिए। आप अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए आपको 2 से 3 व्यक्ति रखने पड़ेंगे। फिर अगले वाला पॉइंट है समन्वय करना। अब समन्वय क्या करोगे? कोऑर्डिनेशन। जैसे भाई अब आपके सामने ऐसा नहीं कि आपके जो टीचर हैं उनकी बस के स्टाफ वालों के साथ लड़ाई हो रही है, आपस में टीचर लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रिंसिपल है, चाहे आपके सामने फिर प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, या फिर जो एसओडी सब्जेक्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं सब्जेक्ट के, उनके बीच में आपस में ऐसे नहीं कि प्रिंसिपल कुछ कर रहे हैं, हेडमास्टर आपके सामने कुछ और कुछ कह रहा है, आपके सामने हेड ऑफ सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट के हेड वो और कुछ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के पास एक व्यक्ति का डायरेक्शन जाना चाहिए, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। आपको रिपोर्टिंग, आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किनको रिपोर्ट करना है। भाई आपके जितने भी टीचर होते हैं उनको एक व्यक्ति होना चाहिए। भाई आप खुद ही हो चाहे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में बच्चों की समस्या आ रही है, उस टीचर के साथ आपको उसको कैसे मोटिवेट करना है या फिर नया टीचर लाना है, इन सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। बी फॉर बजटिंग होता है। आधुनिक दृष्टिकोण मानता है केवल क्षेत्र
केवल इसका क्षेत्र केवल प्रबंधनीय कार्यों तक ही सीमित नहीं है। आज के समय भाई आधुनिक दृष्टिकोण यही कहता है कि जो लोक प्रशासन है इसका काम मैनेजमेंट का तक नहीं रह गया है, बल्कि ये जनता को दी जाने वाली हर सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा तक विस्तृत है। मतलब हर क्षेत्र में आज लोक प्रशासन का योगदान देखने को मिलता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो और चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोक प्रशासन का थोड़ा बहुत योगदान जरूर से देखने को मिलता है। आपको समझ में आ गया? महत्व की बात करें, आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट में लोक प्रशासन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। आज के समय जो कल्याणकारी जो व्यवस्था देखने को मिलती है, वेलफेयर स्टेट देखने को मिलता है, उसमें लोक प्रशासन का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? लोक प्रशासन का आज के समय बहुत ज्यादा महत्व है। यह राज्य में व्यवहारिक और दृश्य भाग है। ये राज्य का कैसा भाग है भाई? व्यवहारिक, दिखने वाला, है ना, और आप जिसको आप लोगों के साथ व्यवहार में आते हो वो है। सरकार की नीतियां कितनी भी अच्छी हो, लोक प्रशासन के बिना वो कागजों तक सीमित रहती है। अपने भारत के लिए फेमस है, बोले नीतियां तो बहुत शानदार बनाते हैं लेकिन कागजों में, जमीनी हकीकत पे नहीं बनाते हैं। तो समाज के अंदर आपके सामने जो कर्मचारी अगर आपके अच्छे नहीं होंगे, भाई स्कूल तो बहुत अच्छी बना ली, बहुत शुरू बना ली, लेकिन स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले टीचर ही अच्छे नहीं है तो क्या फायदा हुआ? नहीं होगा कोई फायदा। तो इसीलिए आपको समझदारी के साथ प्रबंधनीय तरीके से भी काम करना पड़ता है। संगठन के सिद्धांत, पदानुक्रम, आदेश की एकता, नियंत्रण क्षेत्र व प्रत्यय योजना की विवेचना कीजिए। क्या करना है? जो अलग अलग प्रकार के संगठन होते हैं उनके सिद्धांत बताने हैं, पदानुक्रम बताने हैं, आदेश की एकता बतानी और नियंत्रण क्षेत्र बताना। चलिए, किसी भी प्रशासनिक संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक आधारभूत सिद्धांत की आवश्यकता होती है। भाई अगर किसी भी संगठन को अगर आप प्रशासनिक रूप से चलाना चाहते हो, अच्छे से चलाना चाहते हो, आपका प्रशासन अच्छे से काम करे, तो उसके लिए आपको कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं? छोटे मोटे सिद्धांत होते हैं, इनकी आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और इसमें क्या है? कुल 4 सिद्धांत है। ऐसे छोटे मोटे कितने सिद्धांत है भाई? 4 सिद्धांत है। पहला होता है पदानुक्रम का सिद्धांत, अगला होता है आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र और प्रत्यय योजना बनाना, डेलीगेशन। अब इनमें क्या क्या होता है भाई? भाई अगर आप स्कूल खोल रखिए, स्कूल वाला उदाहरण नहीं लूंगा लास्ट तक अब आपके सामने, तो स्कूल को अगर आप ढंग से चलाना चाहते हो तो आपको 4 चीजें आनी चाहिए। अब ये 4 चीजें कैसे आएंगी? सीख लो भाई, आगे आपको भी क्या पता कोई बिजनेस करना पड़ जाए। पदानुक्रम का अर्थ सत्ता का सीढ़ी नुमा ढांचा होता है, इसके स्केलर चेन भी कहा जाता है। मतलब स्कूल में आप डायरेक्टर हो, भाई आपने स्कूल खोल लिया, आप डायरेक्टर बन गए, है ना, तो आप डायरेक्टर हो, आपके नीचे मान लो प्रिंसिपल होंगे। आप किसको? आप कहोगे कि भाई थोड़े पैसे की जरूरत है, प्रिंसिपल साहब देखना फीस कैसी फीस लेनी अपने को, तो बच्चों को डायरेक्शन देना। तो अब आपने किसको निर्देशित करोगे? प्रिंसिपल को। फिर प्रिंसिपल किनको कहेगा? प्रिंसिपल भाई आपके सामने जो आपके सामने बाबू बैठते हैं भाई, है ना, यूडीसी हैं आपके, जो कलर का काम करते हैं, उनसे कहोगे कि भाई फीस किन किन बच्चों की फीस नहीं है, लिस्ट निकालना। फिर भाई वो लिस्ट निकाल कर देगा आपको, है ना। फिर आप भाई अपने जो बच्चों को इस बारे में कहोगे। चला पूरी प्रोसेस, आपने डायरेक्टर ने प्रिंसिपल को कहा, प्रिंसिपल ने यूडीसी को कहा, यूडीसी ने टीचर्स को कहा और टीचर्स ने बच्चों को कहा। पूरे के पूरे तरीके से डायरेक्शन गई ना अच्छे से नीचे तक। तो इसी को स्केलर चेन के नाम से जाना जाता है। जैसे भाई आपके सामने कोई सीढ़ी होती है तो सीधे पद्दे से नीचे की तरफ जो चलना होता है वही होता है। सिर से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारियों को अधीनस्थ एक श्रृंखला होती है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की पूरी श्रृंखला देखने को मिलती है। प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर का सबसे बड़ा, फिर उससे नीचे पद प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल से नीचे हेडमास्टर होंगे, फिर हेड ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, फिर आपके सामने उनसे नीचे जो टीचर होते हैं वो आते हैं। तो पूरा का पूरा आपके सामने क्या श्रृंखला है ना, ऊपर का अधिकारी, फिर नीचे का, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। आदेश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। मतलब अगर टाइम टेबल में चेंज करना है, क्लास टेस्ट लेने हैं, यूनिट टेस्ट लेने हैं, हाफ ईयरली एग्जाम लेनी है, फुल ईयरली एग्जाम लेनी है, कौन डिसाइड करता है? प्रिंसिपल सर डिसाइड करते हैं। उन्हीं की तरफ से आदेश आता है ना नीचे की तरफ। तो यही है, हमेशा जो कोई भी आदेश होता है वो ऊपर वाला अधिकारी देना चाहिए। अया कोई के टीचर आके खड़े गुरुजी में यूनिट टेस्ट करवा देंगे तो 5वीं क्लास को तो आज जाओगे, 6ठी क्लास को 10 दिन बाद में, सब अपना हिसाब मन मर्जी कर रहे हैं। तो कदे संस्था कौन चला है? संस्था आपके हिसाब से चलनी चाहिए। ऊपर वाले अधिकारियों का आदेश नीचे तक जाना चाहिए, नीचे वालों का ऊपर नहीं आना चाहिए। जिस दिन नीचे वालों के आदेश ऊपर तक आने लगे आपकी संस्था नहीं चलेगी।
और जवाबदेही नीचे से ऊपर की आती है, और जवाबदेही आती है अगर सब्जेक्ट में कम नंबर नहीं आए, भाई सॉरी कम नंबर नहीं है मतलब गलत बोल दिया, सब्जेक्ट में अगर बच्चों के कम नंबर आ गए, 10th क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, आप क्या करोगे, आप सभी के सभी टीचर्स को खड़ा करके पूछोगे हाँ भाई किस चीज में कमी रही। अब मैंने फैसिलिटी पूरी दी, मैंने पेमेंट टाइम पर दिया, मैंने आपके लिए हर जो सुविधा आपको चाहिए थी वो दी, भाई रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं है। आप जवाबदेही तय करने का काम किसका होता है, ऊपर वाले अधिकारी का। हमेशा जवाबदेही तय करने का काम होता है, आदेश भी ऊपर से ही लागू होता है। जवाबदेही नीचे से की जाती है, वही ऊपर से नहीं। जवाबदेही नीचे वाले लोग करते हैं आपके लिए, और ऊपर वाला आदेश देता है। उसमें संगठन में अनुशासन बना रहता है। इससे क्या है, पूरा का पूरा जो संगठन होता है उसमें डिसिप्लिन बना रहेगा। क्या रहेगा, उसमें डिसिप्लिन बना रहेगा। लेकिन एक नुकसान यह है कि निर्णय लेने में अक्सर देरी हो सकती है। कोई बात नहीं, निर्णय लेने में देरी हो, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्योल द्वारा इस सिद्धांत का अर्थ है एक कर्मचारी को एक समय में एक ही उच्च अधिकारी से आपके सामने आदेश मिलना चाहिए। जैसे कि आप डायरेक्टर हो, आपने टीचर को बुलाकर कह दिया कि 10 तारीख को यूनिट टेस्ट ले लेना, प्रिंसिपल सर पहुंचे, उन्होंने 15 तारीख की डेट देती, हो जाएगा कंफ्यूजन, नहीं हो पाएगा ना कम। तो अगर आप अपने संगठन को सुचारू रूप से, बढ़िया तरीके से, अच्छे से, अनुशासन से चलाना चाहते हो, तो आपके जितने भी जो उच्च अधिकारी है उनके बीच में मिली भगत होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना जरूरी है। एक टाइम पर एक ही उच्च अधिकारी क्या दे आपके सामने, आपको आदेश दे। काफी बार देखते नहीं हो सरकारी कर्मचारियों में दिक्कत हो जाती है, बोलो जिला शिक्षा अधिकारी ने कुछ कह दिया है ना, और फिर आपके सामने शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव है उन्होंने कुछ और ही कह दिया, तो अब समस्या हो जाती है, करें तो करें क्या। तो यही है, एक समय में एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, ताकि क्या हो सके, आपका काम है वो अच्छे से हो, अनुशासन से संस्था चले, और वह उसी के प्रति उत्तरदायित्व, मतलब कर्मचारी भाई अपने से मिले उच्च अधिकारी से आदेश जो मिल रहा है उसी के प्रति उत्तरदायित्व रहे। यदि एक कर्मचारी को एक साथ दो बॉस किससे आदेश हो जाए तो वो भ्रमित हो जाएगा। अगर एक साथ ही दो आदमी बड़े अधिकारियों ने उसको आदेश दे दिया तो उसको समझ में नहीं आएगा किसकी बात मानूं किसकी नहीं मानूं, कि इसका काम वह पहले करे। यह सिद्धांत संगठन में भ्रम, टकराव, अनुशासनहीनता को रोकता है। यह क्या करता है, संगठन के अंदर जो भ्रम की स्थिति है उसको रोकता है, टकराव और अनुशासन को रोकता है। अब आप में से काफी विद्यार्थी ऐसे इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर रटते हैं, और फिर पेपर देकर आ जाते हैं, और फिर डिग्री लेकर कहते हैं कि भाई माने नौकरी को मिली कठी भी। आप जीवन में ये जो इतने सब चीजें पढ़ते हो, अनको पढ़ने को उद्देश्य सिर्फ है कोनी की कॉलेज पास कर ली है ना, फिर डिग्री लेके नबी ने घूमता रही, हमारे डिग्री कोई काम को नहीं। शिक्षा ने थोड़ा बहुत अपने जीवन में भी उतारा करो। अब इतना सब थे, लोग प्रशासन पढ़ रहे हो, कैसी क्यों भाई लोग प्रशासन से, कहते जिंदगी में अगर थाने बिजनेस करना पड़े, तो ऐसे ये सब नियम कायदा लागू करो। ये पढ़ाई आपको क्या सिखा रही है, ये जो लोग प्रशासन पे आप इतनी चीजें पढ़ रहे क्या सिखा रही है आपको, यही सिखा रही है कि भविष्य में अगर आपको कभी नेतृत्व करना पड़ा है ना, कदे थे बड़ा अधिकारी बनगा, या फिर आपके सामने अपने खुद का बिजनेस किया, तो बिजनेस को चलाया ऐसे जाता है, सीख रहे हो ना, लेकिन ना थे के सीख रहे हो, मोहित सर वाली पीडीएफ कठी सी पढ़िया रट के 2 नंबर ज्यादा लिया है ना, तुम्हारो कहना को लाई जा, मोहित सर 5% बता दी, बनो प्रश्न आ जाए पूरा नंबर आ जाएगा, पा देखो थे अहिया कोई नहीं काम चला। ये पढ़ाई ने रटन तक सीमित मत रखो, थोड़ी बहुत जिंदगी का मायने भी डालो समझ में आ गई, ताकि थारो भविष्य सुधरे। नई डिग्री लिया थे भी डोलोगा और जनता भी डोल रही है, कोई फर्क नहीं रखो। समझ में आ गया, मेरे से पढ़ो तो कुछ एक्स्ट्रा लेकर जाओ हमेशा। नियंत्रण का क्षेत्र, नियंत्रण का क्षेत्र इसका तात्पर्य है अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या से। नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है कि आपके नीचे कितने अधिकारी काम कर रहे हैं, जिनका एक अधिकारी सफलतापूर्ण प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण का काम कर सकता है। भाई हमेशा सुपरवाइजर का नाम सुना होगा आपने कि भाई हमारे तो सुपरवाइजर आने वाले हैं है ना। सुपरवाइजर का काम क्या होता है, भाई 10 कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए एक आदमी को लगाया जाता है। वो क्या करता है, उदाहरण दे रहा हूं, वो क्या करेगा भाई आपके सामने, वो ये सब चीज देखेगा कि सारे कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो उसको पूर्ति की जाए है ना। वो क्या होता है आपके सामने ऊपर का मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच में एक चैन के रूप में भी काम करता है ना, ताकि भाई अब डायरेक्ट कर हर कर्मचारी समस्या बताएगा तो क्या हो जाएगी, हर कर्मचारी का समस्या नहीं सुन सकता, क्योंकि काफी कंपनियां होती हैं जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, तो हर व्यक्ति की बात थोड़ी सुनी जा सकती है। तो सुपरवाइजर बना दिए जाते हैं। वो सुपरवाइजर क्या करते हैं, आपके सामने कर्मचारियों की समस्याओं को ऊपर तक भी पहुंचाते हैं।
एक मानव मस्तिष्क की जो क्षमता वो सीमित होती है। एक आदमी, कोई भी इंसान की सोचने की, काम करने की क्षमता वो सीमित होती है, इसलिए असीमित लोगों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। आपको ये बात याद रखनी जरूरी है कि अगर आपके सामने कितने कर्मचारी हैं जिनको आप संभाल सकते हो, जैसे 50 को, 60 को, 10 को, 20 को, जितने को, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए भाई, एक और व्यक्ति को आपको लगा देना चाहिए जिससे कि चीजें नियंत्रण में रहे। वीएस गर्कुलेसन ने एक गणितीय सूत्र दिया, नियंत्रण का क्षेत्र जितना संकीर्ण होगा पदानुक्रम की सीढ़ियां उतनी ही अधिक होगी। मतलब नियंत्रण, कंट्रोल करने का क्षेत्र जितना छोटा होगा, है ना, उतनी ही ज्यादा आपको क्या है, आपके पदानुक्रम की सीढ़ियां उतनी ही अधिक होंगी। डेलीगेशन क्या करता है? प्रत्या योजना का अर्थ है उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को कार्य को उसे पूरा करने के लिए आवश्यक सत्ता सौंपना। प्रत्या योजना का अर्थ उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक सत्ता सौंपना। मतलब प्रत्या योजना वही होती है, डेलीगेशन वही होता है, उच्च अधिकारी अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनसे छोटे अधिकारी हैं, उनके काम पूरा करने के लिए आवश्यक सत्ता। भाई जैसे कि क्या होता है, आप प्रिंसिपल हो, है ना, प्रिंसिपल सर हो, तो अब आपके स्कूल में क्या हो गए, 3-4 हजार बच्चे हो गए, तो आपका क्या स्टाफ अब 100 लोगों का स्टाफ हो गया, जिसमें गणित विषय के ही 10 टीचर हैं। कितने टीचर हैं? 10 टीचर है। अब हर टीचर की समस्या आप नहीं समझ सकते हो, काफी भाई 100-200 का स्टाफ हो गया, तो आप क्या करोगे, एचओडी बना दोगे, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या एचओएस भी बना सकते हो, हेड ऑफ सब्जेक्ट, है ना। तब गणित विषय में आपको एक टीचर ऐसा लगा कि भाई इसमें नेतृत्व करने की क्षमता है, तो उसको आपने हेड ऑफ सब्जेक्ट बना दिया। वो क्या करेगा, सब के सब जो गणित वाले विषय हैं उनको, क्या गणित वाले टीचर हैं उन सबको कमांड करने का काम करेगा। अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो वो उनको बताएगा, या और कोई चीजें बतानी होगी तो वो बताएगा। समझ में आ गया? तो एक बड़ा अधिकारी अपने से छोटे अधिकारियों को क्या है, कुछ क्षेत्र, कुछ शक्तियां सौंप देना, उसको डेलीगेशन के नाम से जाना जाता है। उच्च अधिकारियों के पास काम का अत्यधिक बोझ होता है, जितना बड़ा पद उतना ज्यादा आपके पास जिम्मेदारियां होंगी, इसलिए वो दैनिक कार्यों को नीचे सौंप देता है। इसलिए क्या कर देता भाई, उसके जो छोटे ऐसे कार्य जो मतलब और कोई व्यक्ति भी कर सकता है उसके, तो उनको वो सौंप देता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, अधिकारी कार्य सौंपता है लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व तो हमेशा अपने पास रहता है। मतलब वो दूसरे को काम तो सौंप सकता है लेकिन अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसको खुद, वो व्यक्ति जिसको काम सौंपा है क्या वो सही से कर रहा है नहीं कर रहा, इसका नियंत्रण करना भी उसको आना चाहिए। आपने क्या कर दिया, हेड ऑफ सब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन आप क्या हुआ, गणित में फिर भी रिजल्ट नहीं सुधर रहा है, या गणित के टीचर्स की हेड ऑफ सब्जेक्ट के साथ नहीं बन रही है, तो आप क्या करोगे भाई, चेंज करोगे। अंतिम फैसला आपको ही लेना होता है। समझ में आ गया? हमेशा खुद को नियंत्रण, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कभी भी नहीं छोड़नी होती है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। कार्मिक प्रशासन की परिभाषा, प्रकृति व महत्व की विवेचना कीजिए। क्या होता है कार्मिक प्रशासन, उसकी परिभाषा क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, महत्व क्या होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है, कार्मिक प्रशासन की परिभाषा, प्रकृति व महत्व की विवेचना कीजिए। क्या करना है, कार्मिक प्रशासन क्या होता है उसकी परिभाषा बतानी है, उसकी प्रकृति और उसके महत्व के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए पढ़ते हैं भाई। कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का वह हिस्सा होता है जो मानव से संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रबंधन से संबंधित होता है। जो कार्मिक प्रशासन होता है उसका काम क्या होता है, वह लोक प्रशासन का वो हिस्सा होता है जो मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कि कोई भी मनुष्य प्रबंधन करता है उससे संबंधित आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी मशीनरी को चलाने योग्य, कुशल, ईमानदार कर्मचारियों को भर्ती करने से संबंधित है। किससे संबंधित है? कि अब आपको क्या नए कर्मचारी जोड़ने हैं आपके स्कूल में। वैसे तो सरकारी स्कूल ही मान लो, है ना, सरकारी स्कूल मान लो, गवर्नमेंट मान लो, प्राइवेट ही मान लो, उसी से अपन समझेंगे। उसमें आपको क्या करनी है, अब नए स्टाफ की जरूरत है, तो आप कैसे भर्ती करोगे? हर किसी को तो कर नहीं सकते। उसके अंदर कितने दिन का उसने पढ़ा रखा है, कितने टॉपर्स उसकी क्लास से निकले हैं, है ना, कितना उसको कौन सी स्कूल से एक्सपीरियंस लिया है ना, इंटर्नशिप करने आ रहा है, किस प्रकार का कर्मचारी है। तो आपको जब कोई भी व्यक्ति को जब क्या करना हो, उसका चयन करना हो, तब आपको कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को याद रखना है, उसी के लिए इसको कार्मिक प्रशासन के नाम से जाना है।
सरल शब्दों में कर्मचारी की भर्ती, परीक्षण, पदोन्नति, वेतन, अनुशासन व सेवा निवर्तित सभी प्रक्रियाओं के प्रबंधन ही कार्मिक प्रशासन होता है। मतलब कोई भी कर्मचारी है ना, उसकी भर्ती कैसे होगी, उसको परीक्षण, क्योंकि भाई कोई भी कर्मचारी भर्ती किया आपने, उसकी ट्रेनिंग होनी जरूरी है। समझ में आ गया? नया कर्मचारी, मान लो कि नया नया बच्चा है, तो उसको भाई क्या करोगे, छोटी क्लासों में भेजोगे ताकि उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाए। फिर आपको उसको प्रमोशन कैसे देना है ये पता होना जरूरी है, कितना वेतन देना है, उसको अनुशासन समझाना कि भाई कैसे, कोई भी मेरी संस्था में काम कर रहे हो तो आपको इस तरीके से अनुशासन बनाए रखना है, और सेवानिवृत्ति कब आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी होता है। और ये बात सरकारी कर्मचारियों पर ज्यादा लागू हो रही है ना। भाई सरकारी नौकरियों के लिए क्या होती है, पहले आपके सामने बाकायदा आपका पहले आपका क्या होता है, परीक्षण होता है ना, कर्मचारियों की भर्ती होती है, परीक्षण होता है, फिर पदोन्नति होती है, फिर वेतन भी डिसाइड होता है उनका, कैसे उनको काम करना है, अनुशासन कैसे रखना, सब की सब चीजें उसमें कार्मिक प्रशासन में ही देखरेख में की जाती है। प्रकृति की बात करें, मानव केंद्रित, यह मशीनों या फाइलों से नहीं बल्कि जीवित और संवेदनशील मनुष्य को निपटता है। मानव केंद्रित क्या होता है, भाई आपके सामने आपका व्यवहार मनुष्य के साथ जैसा, आम मनुष्य के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें मनोवैज्ञानिक और मानव व्यवहार पे गहरा अध्ययन शामिल होता है। कार्मिक अगर प्रशासन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कर्मचारी है ना, उसकी क्या क्या जरूरतें होती है। समझ में आ गई? उसकी जरूरत क्या होती है, भाई उसका टाइम टू टाइम वेतन बढ़े, अगर उसकी छुट्टियों की जरूरत पड़ रही है तो भाई मनुष्य को छुट्टियों की भी जरूरत पड़ती है, तो छुट्टी भी मिलनी चाहिए उसको। अगर बीमार हो गया, घर परिवार में कोई शादी वगैरह होगी तो उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, वो भी मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको पदोन्नति मतलब प्रमोशन भी होना चाहिए। एक व्यक्ति एक समय के बाद में मनुष्य काम नहीं कर सकता तो उसका सेवानिवृत्ति भी होनी चाहिए। समय समय पर इंसान को अपडेट करने की जरूरत रहती है, भाई नई तकनीकें आती रहती हैं समय के साथ, उसमें बदलाव करने की जरूरत है, तो इंसान को परीक्षण करने की भी जरूरत रहती है। और कोई भी इंसान से काम करवाना चाहते हो तो भाई कोई गुण करना चाहो काम, सबको क्या है, अनुशासन से रखने की भी जरूरत होती है। तो आप क्या कर रहे हो, जो कार्मिक प्रशासन होता है ना, इसमें आप मशीनों से नहीं मनुष्य से डील कर रहे हो, तो एक मनुष्य की क्या क्या जरूरतें होती हैं उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना जरूरत है। मानव केंद्रित है। सतत प्रक्रिया, यह एक बार में काम नहीं, कर्मचारियों की भर्ती से लेकर संगठन को छोड़ने तक की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मतलब कार्मिक प्रशासन में क्या लगातार काम होता रहता है। जिस दिन आपने कोई कर्मचारी की भर्ती की उससे लेकर रिटायरमेंट तक उसकी क्या क्या जरूरतें हैं उसका लगातार आपको अध्ययन करने की जरूरत है। समय के साथ जरूरतें भी बदलती है, समय के साथ आपके सामने लोगों का व्यवहार बदलता है, तो उसी के हिसाब से आपको फैसले भी लेने पड़ते हैं। सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। सर्वव्यापी, कार्मिक प्रशासन केवल एक विभाग तक सीमित नहीं है, संगठन का चाहे जो भी विभाग हो वह कर्मचारियों के प्रबंधन के लिए आवश्यकता। कार्मिक प्रशासन केवल एक विभाग तक सीमित नहीं होता है, संगठन में जो भी विभाग हो कर्मचारियों के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, कर्मचारी में जो भी प्रबंधन होता है उसके लिए उसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। स्टाफ कार्य, यह मुख्य रूप से एक सलाहकार व सहायक है। स्टाफ प्रकृति का कार्य है जो मुख्य प्रशासक लाइन एजेंसीज के लक्ष्य प्राप्त करने पर मदद करता है। क्या करता है, एक मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, एक मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है, जो मुख्य प्रशासक लाइन एजेंसी को उनके कैसे लक्ष्य प्राप्त करने, कोई भी एजेंसी उसको कैसे लक्ष्य प्राप्त करने हैं उसमें उसकी मदद करता है। इंपोर्टेंस, महत्व, किसी भी प्रशासन की सफलता अंततः उसमें काम करने वालों की गुणवत्ता पर काम करती है। भाई सीधी सीधी बात है, कोई इंसान की स्कूल कहीं की चलेगी बढ़िया, जो बढ़िया कर्मचारी काम कर रहे है ना, कौन सो सरकारी विभाग बढ़िया काम करोगे, बढ़िया बढ़िया लोग काम करेगा, जना कोई संस्था बढ़िया चल है, अधिकारी से नहीं कर्मचारी से संस्था बढ़िया चल है। प्रशासन की रीढ़, धन और तकनीकें कितने भी उन्नत क्यों नहीं, उसमें संचालित करने वाले योग्य या अभ्रष्ट तो नीतियां विफल हो जाएंगे। चाहे भाई आप कितने बढ़िया या आपके सामने तकनीकें लगा लो, कितने बढ़िया संस्थान लगा लो, संसाधन दे दो लोगों को, लेकिन उनकी नियत ही नहीं है काम करने की, तो वो कैसे करेंगे। समझ में आ गया? तो आपका क्या होगा, आपको ना, आपके अगर कर्मचारी अयोग्य और भ्रष्ट हैं तो आप चाहे कितनी नीतियां बना लो, चाहे कितना ही अच्छे से काम कर लो, अंत में वो सब क्या हो जाएंगी, विफल ही हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सारी की सारी अंत में वो विफल ही होनी है। तो यही है, तकनीकें चाहे कितनी बढ़िया हो, उन्हें संचालित करने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, तभी सारी चीजें सही हो सकती हैं।
कार्य कुशलता में वृद्धि, उचित परीक्षण और अभिप्रेरणा मोटिवेशन के माध्यम से कार्मिक प्रशासन कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ती है। क्या होती है, लोगों को आपको क्या देना है, अच्छा परीक्षण देना है, समझ में आ गया, और उन्हें समय समय पर मोटिवेशन भी देना है। क्या करना है, उन्हें समय समय पर मोटिवेशन भी देना है, जिससे क्या होता है, कार्मिक प्रशासन जहां पर जो जितने लोग काम करें उनकी उत्पादकता भी बढ़े। क्या बढ़े, उनकी धीरे धीरे भाई उत्पादकता, उनकी प्रोडक्शन भी बढ़े। आपके सामने समझ में आ गया। तो उनको परीक्षण देने की भी जरूरत है और उनको मोटिवेशन करने की भी जरूरत है, ताकि कर्मचारियों की जो उत्पादकता वो भी बढ़ती रहे। कल्याणकारी लक्ष्यों की प्राप्ति, आज सरकारों को गरीबी उन्मूलन से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक जटिल कार्य करने पड़ते हैं। भाई आज सरकार के पहले तो इतने ज्यादा काम नहीं होते थे, आज के समय तो बहुत छोटे मोटे बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। तो छोटे से लेकर बड़े तक सरकार को अलग अलग प्रकार के काम करने पड़ते हैं, और उनके लिए विशिष्ट और पेशेवर कर्मचारियों की टीम तैयार करना कार्मिक प्रशासन का ही कार्य है। इसके लिए क्या है, अगर आप अच्छे और पेशेवर कर्मचारी अगर आपके पास होंगे तब आप अच्छे खासे काम कर पाओगे। आप वो सरकार है या फिर आपके सामने कोई भी व्यवस्था है, वो तभी सफल हो सकती है जब उसके कर्मचारी अच्छे होंगे। नैतिकता और अनुशासन, यह सुनिश्चित करता है कि लोक सेवक जनता के प्रति जवाबदेही, निष्पक्ष और सेवा भाव से काम करे। कोई भी सरकारी कर्मचारी है भाई, उसका काम क्या है, जनता की सेवा करना है ना, और क्या है, निष्पक्ष भाव से काम करे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करे और सेवा भाव में डूबा रहे, कि आपके सामने भाई उसको हमेशा ये मन में रहे कि मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूं और मैं जनता की सेवा करूंगा। अगर इस प्रकार की सोच के साथ अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो जनता की क्या होगी, भलाई होगी भाई इसमें। अगले वाला प्रश्न है, वित्तीय प्रशासन की परिभाषा, प्रकृति व महत्व की विवेचना कीजिए। क्या करना है, वित्तीय प्रशासन क्या होता है उसकी परिभाषा बतानी है, उसकी प्रकृति और उसका महत्व बताना है। समझ में आ गया। तो वित्तीय प्रशासन की परिभाषा ही बतानी है, प्रकृति व महत्व के बारे में बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से पढ़ेंगे भाई अपने इस प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है वित्तीय प्रशासन? वित्तीय प्रशासन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है सार्वजनिक धन, पब्लिक फंड को प्रभावी व पारदर्शी प्रबंधन करना। मतलब आपके पास ने जो सरकार के पास धन होता है, अपन टैक्स के रूप में जो सरकार के पास जो धन देते हैं कर के रूप में, उसको सही से प्रबंधन करना, उसको सही जगह पर लगाना जरूरी होता है। क्या करना जरूरी होता है, उसको सही जगह पर लगाना जरूरी होता है आपके सामने, ताकि जनता की भलाई के लिए काम हो सके। समझ में आ गया। उसी को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा जनता से करों के रूप में धन एकत्रित करना, उस धन की सुरक्षा करना और उसको लोक कल्याण के विभिन्न कार्यों में खर्च करना। इसके अंतर्गत क्या है, सरकार जो जनता से जो कर इकट्ठा कर रही है उसको पहले तो सही से इकट्ठा करना, फिर उसकी सुरक्षा करना। सबसे जरूरी पहलू क्या होता है, उसकी सही से सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है। समझ में आ गया। उस धन की आपको सही से सुरक्षा करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और लोक कल्याण, जनता की भलाई के लिए उस पैसे को भी सही जगह पे खर्च हो। वो पैसा ऐसा नहीं कि तितर बितर खर्च कर दिया, नहीं, आपको जनता की भलाई के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए। इसके लिए आप बजट बनाते हो, लेखांकन व लेखा परीक्षण काम किए जाते हैं। क्या किया जाते हैं, बजट का निर्माण किया जाता है, अकाउंटिंग का काम किया जाता है, और लेखा परीक्षण, वो अकाउंटिंग मतलब वो पैसा कहां पर खर्च करना है, लेखा परीक्षण मतलब वो पैसा खर्च किया गया, क्या वो सही से किया गया है, नहीं किया गया है, उन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो बजट बनाना, अकाउंटिंग करना और ऑडिटिंग करना, ये सब के सब चीजें आपको करना आवश्यक होता है। प्रकृति की बात करें, व्यापक और निरंतर। वित्तीय प्रशासन सरकार के हर विभाग से जुड़ा होता है। वित्तीय प्रशासन होता है ना, जो फाइनेंशियल गवर्नमेंट होती है, वो आपके सामने हर डिपार्टमेंट से जुड़ी होती है। क्या रहती है, आपके सामने हर डिपार्टमेंट से आपके सामने जुड़ी हुई होती है, क्योंकि बिना धन के कोई भी विभाग कार्य नहीं कर सकता। भाई आपको पता है, फाइनेंशियल जो गवर्नमेंट होती है, फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट होता है, वो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके हर डिपार्टमेंट से चीजें जुड़ी होती है, और कोई भी विभाग बिना पैसे के काम नहीं कर सकता। भाई कर्मचारियों को पैसा देना हो गया, चाहे उसमें जो योजनाएं चल रही है उसमें पैसे को आवंटित करना हो गया। अरे जैसे आपको छात्रवृत्ति मिलती है भाई काफी बच्चों को, है ना, तो जो समाज कल्याण विभाग होता है उसमें उन कर्मचारियों को भी पैसा देना पड़ता है, उन छात्रवृत्ति के लिए पैसा आवंटित करना पड़ता है, वहां पर जो लोग बैठते हैं उनके लिए भी पैसा आवंटित करना पड़ता है, जो संसाधन कंप्यूटर लगे हैं, पंखे, जो बिजली, सबका खर्चा देना पड़ता है। तो बिना भैया आपके सामने क्या है, बिना धन के कोई भी काम नहीं हो सकता। जवाबदेही,
लोकतांत्रिक व्यवस्था में वित्तीय प्रशासन की प्रकृति जवाबदेही होती है। आपने पैसा तो आपने इकट्ठा कर लिया और आपके मन में आई वैसे खर्च कर दिया ना, ये नहीं चलेगा। आपको जवाबदेही रखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आप पैसा लगा रहे हो, लेकिन लगा कहां पर रहे हो, इसके प्रति आपकी जवाबदेही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्यपालिका, सरकार जो भी पैसा खर्च करती है वो विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, जो विधानसभा में बैठा वो सरकार से पूछ सकता है आपने पैसा खर्च किया तो कहां किया, है ना। सांसद जो लोकसभा में बैठे हुए लोग, राज्यसभा में बैठे हुए लोग पूछ सकते हैं भाई आपने पैसा खर्च किया तो कहां पर किया। तो जो सरकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं वो उनकी जवाबदेही संसद के प्रति होती है, सरकार की। तकनीकी प्रकृति, इसमें आर्थिक पुनः अनुमान, राजकोषीय घाटा, कर प्रणाली जैसी जटिल व तकनीकी मामलों का अध्ययन शामिल होता है। क्या होता है? आर्थिक पूर्व अनुमान कि आपका पैसा कहां पर लगेगा, इन सब चीजों के बारे में। राजकोषीय घाटा, कितना सरकार का घाटा चल रहा है, कर कहां पर आपके सामने जो प्रणाली होंगी, इन सब चीजों का अध्ययन इन सब चीजों में किया जाता है। चले महत्व की बात करें। वित्तीय प्रशासन में कौन प्रशासन को किसी भी सरकार की जीवित रक्त, लाइफ ब्लड का इंजन का ईंधन भी कहा जाता है। भाई पैसा ना, पैसा बिना रक्त के शरीर नहीं चल सकता, बिना इंजन की रेलगाड़ी नहीं चल सकती, या कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसी तरीके से भाई पैसा है तो कोई संस्थान चलेगी, पैसा नहीं तो संस्थान नहीं चलेगी। समझ में आ गया? और उस पैसे को मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। नीतियों का क्रियान्वयन करना, कोई भी सरकारी नीति चाहे वो शिक्षा हो या रक्षा हो, उसको जब तक वो धरातल पे नहीं उतरती तब तक प्राप्त वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन न किया जाए। मतलब जब तक आपके सामने कोई भी नीति हो, चाहे शिक्षा विभाग की हो चाहे रक्षा विभाग की, जब तक आपके सामने वो सही से लागू नहीं हो सकती, जब तक उसके पैसे का सही से मैनेजमेंट नहीं किया जा सके। मैनेजमेंट का अर्थ है कि भ्रष्टाचार ना हो, जितना पैसा जिस चीज के लिए लगना चाहिए वहीं पर लगे। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, एक मजबूत वित्तीय प्रशासन कैग द्वारा ऑडिटिंग ये सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा दुरुपयोग या गबन नहीं हो। मतलब एक अच्छी शानदार वित्तीय प्रशासन होना चाहिए। समझ में आ गया? एक वित्तीय प्रशासन की संस्था है कैग, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। वित्तीय ये एक संवैधानिक पद होता है ना, संवैधानिक संस्था है जो क्या करती है, सरकारी पैसा कहां पर लग रहा है, क्या उसमें कोई गलत तो नहीं है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, उन सब चीजों की ऑडिटिंग करती है। जनता का पैसा कहीं पर दुरुपयोग या गबन तो नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। आर्थिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, महंगाई और मंदी को नियंत्रण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है? जो अर्थव्यवस्था है उसमें महंगाई कितनी बढ़ रही है, मंदी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में बात होती है। संस्थानों के इष्टतम उपयोग, चूंकि संस्थान सीमित है, आवश्यकताएं असीमित होती है, तो वित्तीय प्रशासन यह तय करता है भाई कोई भी विभाग को कितने पैसे दे दो, वो तो तैयारी बैठे लेने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर चीज को अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ये था आपके सामने आपका जो पेपर होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने पढ़ा दिया आपको। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।